है कि अपने अनुसार नेचर को कन्वर्ट कर लेता है, या नेचर उसको कुछ पॉसिबिलिटीज अवेलेबल करवाती है। उन पॉसिबिलिटीज के माध्यम से ही टेक्नोलॉजी इंसान डेवलप करता है फॉर आवर डेवलपमेंट, और अपने डेवलपमेंट के लिए उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। और नेचर की जो संभावनाएं होती हैं उन संभावनाओं को इंसान है वो यूटिलाइज करता है। जैसा हमने कल ऑनलाइन क्लास में ये डिस्कस किया था कि यहाँ तक कि जैसे कि भूगर्भ की प्रक्रियाओं की भूगर्भ की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह सेल संरचनाओं की बेहतर जानकारी ने, अब भूगर्भ की प्रक्रिया और सेल संरचनाओं की बेहतर जानकारी ने हमें स्थल व समुद्री नितल से, अब स्थल और समुद्री नितल से, स्थल मतलब लैंड पार्ट से, समुद्री नितल मतलब ओशन फ्लोर से खनिजों की दोहन के लिए, क्योंकि ओशन फ्लोर क्या होता है कि उसकी डेप्थ काफी ज्यादा गहरी होती है, और इतनी गहरी डेप्थ में जब तक हमारे पास प्रॉपर अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक हम डेप्थ से मिनरल्स का खनन कार्य या माइनिंग वर्क है वो नहीं कर सकते। ठीक है, कि खनिज की भूगर्भ की प्रक्रियाओं व सेल संरचना की बेहतर जानकारी ने हमें स्थल व समुद्री नितल के से खनिजों के दोहन के लिए प्रेरित किया। अब हमारे पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली कि हम खनिजों का नितल है वो समुद्री खनिजों को है वो समुद्री नितल से भी दोहन है वो कर सकते हैं। बिकॉज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है तो हम टेक्नोलॉजी के बलबूते पर ही इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इतनी गहराई से भी हम खनिजों का दोहन है वो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सभी विज्ञानों का जन्म प्रकृति से हुआ है। अब आप इसमें ये देखेंगे कि जो सभी विज्ञान है, सभी साइंस है, उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? उनका ओरिजिन हुआ है नेचर से हुआ है। सभी उपकरणों की कार्यविधि और तकनीकों को हमने प्रकृति से सीखा है। अब सभी जो उपकरण हैं उनकी कार्यविधि वो कैसे काम करते हैं, जो तकनीकें हैं उनको हमने सबसे कहां से सीखा है? उन सबको हमने सीखा है प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति में कुछ संभावनाएं हैं, कुछ उन संभावनाओं को ही यूटिलाइज हमने किया है जब प्रकृति ने हमें परमिशन दी है, या प्रकृति ने हमें उन चीजों को ऐसा करने के लिए अलाउ किया है। अतः प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को, अब कहते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी ही मनुष्य पर पर्यावरण की जंजीरों को, अब जो टेक्नोलॉजी है वही मनुष्य के ऊपर पर्यावरण ने जो जंजीरें लगा रखी हैं, जो जकड़ रखा है, उन जंजीरों को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही लूज कर सकते हैं, यानी उन जंजीरों को हम तकनीक के थ्रू ही ढीला है वो कर सकते हैं। अगर टेक्निक नहीं है तो पर्यावरण ने हमें इतना बाउंड कर रखा है, इतनी जकड़ रखा है कि हम पर्यावरण की जंजीरों में जकड़ कर रह जाएंगे और अपना विकास हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने पर्यावरण ने हमारे ऊपर जो जंजीरें हैं, प्रकृति ने हमारे ऊपर जो जंजीरें लगा रखी हैं, जो बेड़ियां डाल रखी हैं, उन बेड़ियों को हम प्रकृति के थ्रू ही लूज, प्रकृति के थ्रू नहीं सॉरी उसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही लूज कर सकते हैं और अपना विकास है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण से इंटरेक्शंस की आरंभिक अवस्थाओं में जब प्राकृतिक पर्यावरण है उससे जब इंटरेक्शंस आरंभ किया, यानी इंटरेक्शंस करना जब स्टार्ट किया, तो आरंभिक जो अर्ली स्टेजेस थी, अर्ली दशाओं में शुरुआती टाइम के ऊपर मनुष्य ने केवल प्रकृति के अत्यधिक प्रभावित था। अब मनुष्य है वो ना केवल प्रकृति से इतना ज्यादा प्रभावित था कि वो प्रकृति से डरता था, उसकी पूजा करता था, प्रकृति को ही सर्वशक्ति मानता था। ठीक है, प्रभावित था, बल्कि उससे भयभीत भी था, उससे डरता भी था। आरंभिक मानव समाज ने स्वयं को प्रकृति के आदेशों के अनुसार ढाल लिया। अब ये इसमें आ रहा है आपका डिटरमिनिज्म। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजल जो ज्योग्राफर थे उन्होंने इसको फेवर किया है और क्या है कि जो अर्ली स्टेजेस थी, मानव प्रकृति का दास था, प्रकृति से डरता था, उसकी पूजा करता था, जैसा प्रकृति उसको आदेश देती थी, जैसे उसको कमांड देती थी, वो उसी कमांड को फॉलो करता था और अपना विकास है वो करता था। ठीक है, ढाल लिया था। इसका कारण यह था कि उस समय मानव का, और ऐसा मनुष्य क्यों करता था? क्योंकि उस टाइम पर क्या था, मानव का सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ठीक है, आदिम था और उसके पास प्रौद्योगिकी नए के बराबर थी, और उसके पास उसका सामाजिक सांस्कृतिक विकास है वो नए के बराबर था, और उसके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो बिल्कुल ही लो लेवल की थी, उसके पास टेक्नोलॉजी और नहीं के बराबर थी। ठीक है, ये तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल लो लेवल की टेक्नोलॉजी थी। अगर या हम फिर ये कह सकते हैं कि उसके पास उस टाइम पर टेक्नोलॉजी ही नए के बराबर थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की
प्रबल शक्तियों के बीच, जो आदिम मानव समाज और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियां थी के बीच इस प्रकार की अंतरक्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद, ठीक है, इस प्रकार की जो इंटरेक्शंस थी इसको हमने कहा गया पर्यावरण निश्चयवाद यानी एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। निश्चयवाद मतलब मनुष्य निश्चयवाद का कहा गया प्रौद्योगिकी विकास की इस अवस्था में, अब जो प्रौद्योगिकी के विकास की यह अवस्था थी, हम उस प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं कि इस विकास में हम उस प्राकृतिक मानव की नेचुरल मूवमेंट्स की इमेजिन कर सकते हैं, जो प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था, डरता था और उसकी शक्तियों की पूजा करता था। यानी इस टाइम पर हम उस मानव की इमेजिन कर सकते हैं, उस मानव को देख सकते हैं जब मानव बिल्कुल आदिम था, वो प्रकृति जैसा उसको आदेश देती थी, जैसा उसको कमांड देती थी, वो उस कमांड को फॉलो करता था, उसके अनुसार ही वो कार्य करता था। और क्योंकि उस टाइम पर उसके पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल लो लेवल की थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके पास उस टाइम पर अच्छी टेक्नोलॉजी है वो थी ही नहीं, या बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि जैसा प्रकृति आदेश देती थी वो उन्हीं आदेशों को फॉलो करता था और अपना काम वो करता था। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, और फ्रेडरिक एडसन ने इस कॉन्सेप्ट को क्या किया, स्पोर्ट्स किया, इसको समर्थन है वो किया। फिर नेक्स्ट इसमें जैसे इसका एक एग्जांपल दिया गया है मानव का प्राकृतिकरण, बेटा का एग्जांपल दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ के अबूझ क्षेत्र में रहता है, वो जंगलों में रहता है, जंगलों में के साथ अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर रखा है, और बाहर से जो भी कोई उन जंगलों में जाता है वो एकदम से डर जाते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और प्रकृति में ही शामिल है वो हो जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए, ठीक है, कि बेटा मध्य भारत में छत्तीसगढ़ के अबूझ माठ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीचों बीच है, और उसके गांव में 3 ही झोपड़ी है जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्राय गांव में मिलती है, यह भी यहाँ दिखाई नहीं देते। कि पक्षी और जो आवारा कुत्ते होते हैं जो गांव में घूमते रहते हैं, जिनकी यहाँ पर भीड़ दिखाई देती है गांव में, वो भी वहां पर दिखाई वो नहीं देते। और छोटी छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह अपने मित्रों के साथ वन का सर्वेक्षण करता है, जहां उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। बेटा और उसके मित्र वन के छोटे से टुकड़े को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा में नाइट्रोजन के लिए करते हैं। इट मींस बेटा का एग्जांपल यहाँ दिया गया है जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहता है, कि उसने अपने आप को टोटली जैसा प्रकृति ने उसको कमांड दी है या जैसा प्रकृति है उसने अपने आप को उसी प्रकृति के अनुसार एडजस्ट है वो कर रखा है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें बेटा पॉसिबिलिज्म। अब पॉसिबिलिज्म इन द सेंस की जो प्रकृति होती है वो मानव को कुछ संभावनाएं प्रदान करती है, ठीक है। और इसको विडाल डी लाप्लास जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया कि प्रकृति मनुष्य को कुछ संभावनाएं प्रदान करती है, मनुष्य इन संभावनाओं को यूटिलाइज करते हुए विकास करते, इन संभावनाओं का इस्तेमाल करते हुए ही अपना विकास है वो आगे करता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें अब आप देखेंगे कि समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है, कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है सांस्कृतिक और सामाजिक यानी सोशल एंड कल्चरल जो डेवलपमेंट है वो होती है, और लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं, कि लोग अपना जो एनवायरनमेंट होता है और जो नेचुरल फोर्सेज होती है उन नेचुरल फोर्सेज को समझना स्टार्ट करते हैं और पहले से बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। और पहले से बेहतर यानी पहले से अच्छी और अधिक सक्षम यानी मजबूत जो टेक्नोलॉजी होती है, प्रौद्योगिकी होती है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। बेहतर प्रौद्योगिकी उन्हें अभाव से निजात दिलवाकर, जो बेहतर यानी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो अभाव है, जो कमियां हैं, उन कमियों से उनको आजाद दिलाकर यानी छुटकारा दिलाकर विभिन्न विकल्पों और स्वतंत्रता से रूबरू करवाती है, कि विभिन्न जो अलग अलग जो विकल्प होते हैं, जो स्वतंत्रताएं होती हैं, उन स्वतंत्रताओं से उनको फेस टू फेस वो करवाती है, रूबरू करवाती है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से वे अनेक संभावनाओं को जन्म देते हैं। वो कहते हैं कि पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से वो अनेक जो संभावनाएं होती हैं उनको जन्म देते हैं, और मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य को जन्म देती है, और मानव जो
अर्थ सरफेस के ऊपर जो क्रियाएं करता है वो सांस्कृतिक जो भूदृश्य है उस भूदृश्य को जन्म देती है। मानवीय क्रियाओं की छाप हर जगह दिखाई देती है और मानव जो भी क्रियाएं करता है उनकी जो छाप होता है मतलब उसके पीछे जो बचा हुआ था कि उसके एविडेंस या सबूत है वो हर जगह दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि मानव टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वो कर चुका होता है। छाप हर जगह दिखाई देती है। विशाल नगरीय प्रसार कि बड़े बड़े नगर बस जाते हैं, ठीक है, विशाल नगरीय प्रसार, ऊंचे पर्वतों पर सड़कों की हाई जो माउंटेन एरिया है वहां पर सड़कें बनाई जाती है, जैसे हिमालय रीजन में कोंकण रेलवे, ये मानव के क्या है कि प्रकृति के ऊपर विजय के प्रतीक के रूप में है कि मानव ने प्रकृति से जो संभावनाएं मिली है उन संभावनाओं को यूटिलाइज किया है और अपने विकास के लिए इन संसाधनों को डेवलप है वो किया है। स्वास्थ्य विश्राम स्थलों का निर्माण, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पठारी भूमियों पर रेल मार्गों का बिछाना, जैसे कोंकण रेलवे, अभी मैंने आपको बताया कि कोंकण रेलवे जो पश्चिमी घाट में इंजीनियरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है, वो पेश करता है कि कैसे मनुष्य ने हाई टेक्नोलॉजी डेवलप करके कोंकण रेलवे ट्रैक को डेवलप किया है, ठीक है। रेलवे खेत फलोदान मैदानों में तरंगित पहाड़ियों में चरगाहों, तटों के ऊपर पतन बंदरगाहों और महासागरीय मार्ग, जल में यूट्यूब रेलवे, भूमिगत रेलवे तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि, ये सभी क्या है कि मानव के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को शो करती हैं कि मानव ने कैसे कैसे अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो किया है और प्रकृति ने जो उसको संभावनाएं दी हैं उन संभावनाओं को यूटिलाइज किया है अपना विकास करने के लिए, ठीक है। वातावरण के दो और पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया, तो पहले के जो विद्वान थे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, इसको पॉसिबिलिज्म्स का नाम है वो दिया, संभववाद का नाम दिया। वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं कि जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, उसके द्वारा कुछ पॉसिबिलिटीज अवेलेबल करवाई जाती है, संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और जिनका मनुष्य अपनी छांट के द्वारा उपयोग करना चाहे तो कर सकता है कि मनुष्य उसमें कुछ छांट ऊट करके या उसको प्योर करके अपनी संभावनाओं के अनुसार इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, संकल्प शक्ति और अधौष्याय इत्यादि के बल पर प्रकृति का मानवीकरण करता है, यानी प्रकृति को मानव के अनुसार ढाल लेता है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण है वो करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, विडाल-डी-ला-ग्लास द्वारा एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, इसको एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म्स का नाम तो दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य क्या है कि प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है, यानी उसको अपने अनुसार चेंज है वो कर लेता है थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बल पर मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है और अपने प्रयासों की छाप प्रकृति पर डालने लगता है और उसके जो प्रयास हैं उनकी जो छाप है वो प्रकृति के ऊपर ढालने लगता है। अब थर्ड जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा, इसमें थर्ड आता है नियो डिटरमिनिज्म। अब जो नियो डिटरमिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है ये इन दोनों संभावनावाद और निश्चयवाद दोनों के बीच की विचारधारा है और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था और उन्होंने इसको समझाने के लिए इसको स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, रुको एंड जाओ निश्चयवाद भी इसको कहा जाता है। और उन्होंने इसको समझाने के लिए एक रेड लाइट का एग्जांपल दिया था कि जैसे रेड लाइट होती है तो इन द सेंस ये कहा जाता है कि रुक जाओ, येलो लाइट टू रेडी एंड ग्रीन टू गो, ठीक है। इस एग्जांपल के थ्रू उन्होंने दिया कि जब कहता है कि जब प्रकृति रेड लाइट करती है तो इसमें क्या होता है कि आपको वहीं पे रुक जाना चाहिए, और जो येलो सिग्नल दे रही है तो आप डेवलपमेंट के लिए तैयार रहे और ग्रीन सिग्नल मिलते ही आपको अपने डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो इसमें ये तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, पहला है डिटरमिनिज्म्स, पॉसिबिलिज्म्स एंड नियो डिटरमिनिज्म्स। डिटरमिनिज्म जो है वो निश्चयवाद है, इसमें क्या होता है कि मानव टोटली डिपेंड ऑन नेचर, जो मानव है वो कंप्लीटली नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है, नेचर जैसा उसको आदेश देती है उन्हीं आदेशों को फॉलो करता है। इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था फ्रेडरिक प्रेटजेल ने। सेकंड आपका आता है पॉसिबिलिज्म्स। पॉसिबिलिज्म्स क्या होता है कि प्रकृति मनुष्य को कुछ संभावनाएं प्रदान करती है, मनुष्य उन संभावनाओं को यूटिलाइज करता है और उसमें कुछ थोड़ी काट छांट करके उनको अपने विकास के लिए यूटिलाइज करता है टेक्नोलॉजी के बल पर, और इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था विडाल-डी-ला-ग्लास ने। थर्ड वन आता है आपका नियो डिटरमिनिज्म। नियो डिटरमिनिज्म ये दोनों के बीच का कॉन्सेप्ट है और ये कहता है कि
प्रकृति कुछ संभावनाएं भी प्रदान करती है और मनुष्य प्रकृति का थोड़ा उदास भी है, जैसे प्रकृति सर्वशक्तिमान है। देखिए ये बात तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नेचर इज मोर पावरफुल देन मैन। जो नेचर है वो मनुष्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा पावरफुल है, हम नेचर से पावरफुल नहीं है। जब नेचर अपनी पावर शो करती है तो मनुष्य की सारा विकास, सारी शक्तियां धरी की धरी रह जाती हैं और वो उसके सामने एक बौना प्राणी इन द सेंस कि उसके सामने एक छोटा प्राणी बन के है वो रह जाता है और नेचर सब मनुष्य के विकास को चंद सेकंडों में तहस नहस कर देती है। तो तीन बेटा ये कॉन्सेप्ट है कि एनवायरमेंट एंड डिटरमिनिज्म, मतलब ये होता है कि मनुष्य प्रकृति का दास है कि नेचुरलाइजेशंस ऑफ ह्यूमंस एंड पॉसिबिलिज्म ह्यूमनाइजेशंस ऑफ नेचर, की मनुष्य उसमें से कुछ चेंज कर लेता है क्योंकि नेचर उसको कुछ पॉसिबिलिटीज अवेलेबल प्रदान करती है। तो ये इस चैप्टर में आपके तीन जो कॉन्सेप्ट है मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने अभी आपको, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे।